हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत कुमार एक बार फिर से आप सभी का अथर्व जीके जीएस क्लासेज में स्वागत करता हूं। भारत का भूगोल सीरीज के अंतर्गत हम लोग भारत की भौगोलिक अवस्थिति और भारत का भौतिक विस्तार देख चुके हैं। आज हम लोग भारत की जलवायु के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर पिछला वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। आज चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग भारत की जलवायु के बारे में। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कोपेन महोदय के द्वारा भारत के जलवायु का वर्गीकरण, इसके अलावा हिंदी महीने के अनुसार भारतीय ऋतु और अंग्रेजी महीने के अनुसार भारतीय ऋतु के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज हम लोग भारतीय जलवायु की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि जलवायु कहते किसको हैं। जलवायु किसी स्थान अथवा देश में लंबे समय के तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दशा, वायुमंडलीय दबाव, पवन की दिशा और वेग का समग्र अध्ययन जो है वो जलवायु विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है तथा ये सारी जो दशाएं होती है उसे हम लोग जलवायु कहते हैं। संपूर्ण भारत का जो है वो जलवायु उष्ण मानसूनी जलवायु वाला देश है। भारत की जलवायु जो है वो उष्ण मानसूनी वाली जलवायु वाला देश है। संपूर्ण भारत को जलवायु की दृष्टि से उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश माना जाता है। भारत में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है वो अरबी भाषा के मैसीम शब्द से हुई है। मैसीम का अर्थ होता है पवनों की दिशा का मौसम के अनुसार उलट जाना, अर्थात मौसम जो है वो जल्दी जल्दी बदलता है। मौसम और जलवायु में अंतर क्या होता है वो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। मौसम जो होता है वो जल्दी जल्दी बदलता है, जैसे कि एक दिन, एक सप्ताह, एक महीने, इस दशा में मौसम का परिवर्तन होता है। और जलवायु जो होता है वो कम से कम 30 अथवा अधिक वर्षों में इसका चेंजिंग होता है। तो संपूर्ण वायुमंडलीय दशा जो होती है, जो कम समय के लिए होती है उसे हम लोग मौसम कहते हैं और अधिक समय के लिए जो होती है उसे हम लोग जलवायु कहते हैं। भारत में अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी में चलने वाली हवाओं की दिशा में ऋतुवत परिवर्तन होता रहता है। इसी संदर्भ में भारतीय जलवायु को हम लोग मानसूनी जलवायु कहते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि जलवायु को नियंत्रित करने वाले कौन कौन से कारण हैं, कौन से शब्द हैं जिससे जलवायु नियंत्रित होता है। जलवायु को नियंत्रित करने के लिए एक शब्द आता है, वो पूरा का पूरा है लैंड फॉर्म्स। L कैपिटल A N D F O R M S, ये पूरा का पूरा जो शब्द है वो जलवायु को नियंत्रित करता है। अब हम लोग ये जानते हैं कि इन सब सारे शब्दों का विस्तार रूप क्या है। L से होता है लेटीट्यूड, लेटीट्यूड का मतलब होता है अक्षांश। A से होता है अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई। N से होता है नियरेस्ट फ्रॉम समुद्र, मतलब समुद्र से निकटता। D से होता है डायरेक्शन ऑफ विंड, मतलब पवन की दिशा। इसके बाद F से होता है फॉरेस्ट। इसके बाद O मतलब होता है ओशियन करेंट, मतलब समुद्री जलधारा। R से होता है रेनफॉल, मतलब वर्षा। M से होता है माउंटेन, मतलब पर्वत। S से होता है सॉइल या मिट्टी। ये इस तरह हम लोग देखते हैं कि ये सारा का सारा जो है वो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसी को हम लोग पहले एक ये देख लेते हैं कि भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो ये सारा लैंड फॉर्म का जितना भी विस्तार रूप है वो सारा का सारा भारतीय जलवायु को भी प्रभावित करेगा। तो भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को पहले देख लेते हैं। उसी के अंतर्गत हम लोग लैंड फॉर्म्स के बारे में जितना भी चीज है वो सारा का सारा विस्तार से देख लेंगे। तो भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में जो है वो 10 कारक प्रमुख हैं। 10 कारकों में सबसे पहले है
स्थिति और अक्षांशीय विस्तार। भारत की स्थिति और अक्षांशीय विस्तार। भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और कर्क रेखा इसके लगभग मध्य से होकर के गुजरती है, अतः यहाँ का तापमान हमेशा उच्च रहता है। यह अवस्थिति भारत को उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र बनाता है। अर्थात ये हुआ कि पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि भारत अक्षांशीय दृष्टि से और देशांतरीय दृष्टि से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। चूंकि भारत के मध्य से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, इसीलिए भारत जो है वो आधा उत्तरी भाग उपोष्ण कटिबंध में और आधा दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध में पड़ता है। तो इसका अक्षांश और देशांतरीय विस्तार जो है वो इसके जलवायु को प्रभावित करती है, भारतीय जलवायु को प्रभावित करती है। अब दूसरा है समुद्र से दूरी। जहां तक भारत की बात है, समुद्र से दूरी की बात करते हैं, तो जहां तक भारत की बात है तो भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इसके पश्चिमी तट, पूर्वी तट एवं दक्षिणी भारतीय क्षेत्र पर समुद्री जलवायु का प्रभाव पड़ता है, किंतु उत्तर भारत, उत्तर पश्चिमी भारत, उत्तर पूर्वी भारत पर जलवायु का प्रभाव, समुद्री जलवायु का प्रभाव न मात्र के बराबर होता है। हम लोग देखते हैं कि भारत का, प्रायद्वीपीय भारत पूरा का पूरा समुद्र से घिरा हुआ है, जहां एक तरफ जो है वो बंगाल की खाड़ी है, तो दूसरी तरफ अरब सागर और तीसरी तरफ हिंद महासागर से घिरा हुआ है। तो समुद्र से घिरे हुए क्षेत्र और समुद्र से नहीं घिरे हुए क्षेत्र, जहां पर समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र है वहां पर समुद्री जलवायु का प्रभाव अधिक पड़ेगा, और जो समुद्र से दूर है वहां पर समुद्र से दूरी का प्रभाव भी उस पर पड़ेगा और वहां पर समुद्री जलवायु जो है वो नगण्य होंगे। तीसरा है उत्तर की पर्वत श्रेणियां या उत्तर का विशाल पर्वतमाला। उत्तर का विशाल पर्वतमाला, जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारत के उत्तरी क्षेत्र में एक विशाल पर्वतीय क्षेत्र स्थित है। इस हिमालयी क्षेत्र को जो है भारतीय जलवायु प्रभावित करती है। यह मानसून की अवधि को भारतीय क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बनाती है तथा शीत ऋतु में तिब्बत से आने वाली अत्यंत ठंडी हवाओं को मार्ग में रुकावट पैदा करती है और भारत को शीतलहर के प्रभाव से बचाने का काम करती है। तो इसका फायदा ये हुआ कि उत्तर में जो विशाल पर्वतमाला है उसका फायदा सबसे बड़ा ये है कि तिब्बत से आने वाली या साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को जो है वो ये उत्तर का विशाल पर्वत श्रृंखला जो है वो रोक देती है और भारत को प्रचंड शीतलहर के कहर से बचाती है। अब हम लोग चौथे की बात करते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। पहला हम लोगों ने देखा इसकी स्थिति और अक्षांशीय विस्तार, दूसरा देखा समुद्र से दूरी, तीसरा उत्तर का विशाल पर्वत श्रृंखला और चौथा है भू आकृति। भू आकृति संरचना। भारत की भू आकृति संरचना जो है इसके अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान, रेगिस्तान, ये सारा क्षेत्र विविध रूप में पाया जाता है जो कि भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। अरावली पर्वत का पश्चिमी भाग एवं पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग, ये जो क्षेत्र है वो कम वर्षा वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर देखते हैं कि भारत की भू आकृति के कारण भी यहाँ पर पूरे भारत में जलवायु में विविधता पाई जाती है और जलवायु विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। पांचवा और महत्वपूर्ण सबसे टॉपिक है वो है मानसूनी हवाएं। मानसूनी हवाएं जो है वो जलवायु को प्रभावित करता है। जैसा कि हम लोगों ने शुरू में ही देखा है कि मौसम जो है वो छोटी अवधि का जलवायु का दशा होता है। ये कम समय के लिए होता है, एक दिन या एक सप्ताह के लिए भी हो सकता है, एक महीना के लिए भी हो सकता है। तो मानसून जो है वो भारतीय जलवायु को बहुत हद तक, बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित करती है। जैसे कि हवा में आर्द्रता की मात्रा, हवा की दिशा और गति, ये सारी की सारी जो है वो मानसूनी हवाएं जो है वो नियंत्रित करती है जलवायु के मामले में। अब हम लोग देखते हैं छठा भाग है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम को हम लोग ऊर्ध्व वायु संचरण के नाम से जानते हैं। यह जो है जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल में, ऊपरी क्षोभ मंडल में आमतौर पर मध्य अक्षांश में धरातल से लेकर के 12 किलोमीटर की ऊंचाई ऊपर जो है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में तीव्र गति से चलने वाली एक धारा का नाम है। मतलब जेट स्ट्रीम ऊपरी क्षोभ मंडल में आमतौर पर मध्य अक्षांश में धरातल से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर या ऊपर में पश्चिम से
पूरब की ओर तीव्र गति से चलने वाली एक धारा का नाम है। इसकी गति सामान्यतः जो है वो 150 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच में होती है। 150 से लेकर के 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार इसकी होती है, अर्थात ये बहुत तीव्र गति से चलती है जो कि ऊपरी क्षोभ मंडल में चलती है। और ये जेट स्ट्रीम जो है वो भारतीय जलवायु को भी प्रभावित करती है। अब हम लोग देखते हैं सातवां है उष्णकटिबंधीय चक्रवात और पश्चिमी विक्षोभ। उष्णकटिबंधीय चक्रवात और पश्चिमी विक्षोभ। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का निर्माण जो है वो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों में होता है और यह प्रायद्वीपीय भारत के एक बड़े भूभाग को प्रभावित करता है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात और पश्चिमी विक्षोभ दोनों मिलकर के जो है वो भारत के एक बड़े भूभाग को प्रभावित करता है। मतलब कि प्रायद्वीपीय पठार का जो क्षेत्र है वो भारत का बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र है, इसीलिए ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात और पश्चिमी विक्षोभ जो है वो भारत के अधिक भूभाग को प्रभावित करता है। इसके बाद है 8वां दक्षिणी दोलन। दक्षिणी दोलन भी भारतीय जलवायु को बहुत अधिक रूप में प्रभावित करता है। जब कभी भी हिंद महासागर की ऊपरी सतह पर दबाव अधिक हो जाता है या प्रशांत महासागर के ऊपर निम्न दाब बनता है, तब हिंद महासागर पर उच्च दाब का निर्माण होता है। दोनों महासागर के इस उच्च और निम्न वायुदाबीय अंतः संबंध को ही हम लोग दक्षिणी दोलन कहते हैं। मतलब प्रशांत महासागर और हिंद महासागर दोनों महासागर के उच्च और निम्न दाब के अंतः संबंध को हम लोग दक्षिण दोलन के नाम से जानते हैं और ये दक्षिणी दोलन जो है वो भारतीय जलवायु को बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित करती है। 9वां है अल नीनो। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में एक महत्वपूर्ण कारक है अल नीनो। यह जो है वो पेरू के तट पर पूर्वी प्रशांत महासागर में उत्पन्न होने वाली एक गर्म जलधारा है और इसके प्रभाव से, मतलब ये पेरू के तट पर पूर्वी प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती है और यह एक गर्म जलधारा है। इस गर्म जलधारा अल नीनो के कारण जो है वो भारत में सूखा पड़ता है। कभी कभी सवाल पूछा जाता है, इसलिए भारत में कम वर्षा होती है या फिर सूखा पड़ता है, तो इसका रीजन जो हो जाता है वो अल नीनो हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह अल नीनो जो है वो एक गर्म जलधारा है। इसके बाद 10वां और अंतिम है जो कि भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक है, वो है ला नीनो। ला नीनो जो है वो अल नीनो का विपरीत संकल्पना है और इसके प्रभाव से, अल नीनो की विपरीत संकल्पना कहने का मतलब क्या हुआ कि ला नीनो जो है वो एक ठंडी जलधारा है। अल नीनो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि गर्म जलधारा है, उसी प्रकार ला नीनो जो है वो एक ठंडी जलधारा है और इस ठंडी जलधारा के कारण भारतीय क्षेत्र में वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है। कभी कभी जब हम लोग 1988 की बात करते हैं तो 1988 में भारत, बांग्लादेश, चीन अल नीनो के अधिक प्रभाव के कारण, अधिक सक्रिय हो जाने के कारण इस तीनों देश में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो ला नीनो भी एक महत्वपूर्ण कारक बनता है। तो ये 10 जो कारक हैं वो भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। सबसे पहला भारत की स्थिति और अक्षांशीय विस्तार, दूसरा समुद्र से दूरी, तीसरा उत्तर का विशाल पर्वत श्रृंखला, चौथा भू आकृति, पांचवा मानसूनी हवाएं, छठा जेट स्ट्रीम, सातवां उष्णकटिबंधीय चक्रवात और पश्चिमी विक्षोभ, आठवां दक्षिणी दोलन, नौवां अल नीनो और 10वां ला नीनो। तो ये सारे के सारे कारक हैं जो भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं। अब हम लोग देखते हैं जलवायु का वर्गीकरण। जलवायु का वर्गीकरण जो है वो अनेक विद्वानों के द्वारा किया गया था। उसमें कोपेन और थर्नफेल्ड ये 2 महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने जलवायु को व्यापक तौर पर वर्गीकरण प्रस्तुत किया। उसमें से भी थर्नफेल्ड का जलवायु वर्गीकरण कठिन होने के कारण उसका चलन अधिक नहीं हो पाया और कोपेन का जलवायु वर्गीकरण जो है वो सबसे अधिक मान्य और सबसे अधिक आसान दिखाई देता है। इसीलिए सबसे अधिक मान्य जलवायु वर्गीकरण हम लोग कोपेन का ही मानते हैं। कोपेन महोदय ने सर्वप्रथम वर्ष 1918 ईस्वी में जलवायु को, विश्व के जलवायु को 3 भागों में विभाजित किया। सबसे पहले 1918 ईस्वी में विश्व के जलवायु को
3 क्षेत्रों में बांटा। इसके बाद उन्होंने अपनी ही योजना को 1931 ईस्वी में और 1936 ईस्वी में संशोधित किया। कोपेन ने जलवायु प्रदेश के निर्धारण हेतु कुल 3 चर का प्रयोग किया। 3 चर में सबसे पहले चर था उसका वार्षिक एवं मासिक औसत तापमान, दूसरा था वार्षिक एवं मासिक वर्षा और तीसरा था वनस्पति। अर्थात हम लोग देख रहे हैं कि कोपेन ने भारत की जलवायु का वर्गीकरण में जो है तापमान, वर्षा और वनस्पति, ये 3 चरों का उन्होंने मुख्य रूप से प्रयोग किया। कोपेन ने जो है वो विभिन्न जलवायु प्रदेशों के लिए अंग्रेजी के संकेताक्षर का प्रयोग किया। अंग्रेजी के संकेताक्षर का मतलब ये है कि उन्होंने कैपिटल लेटर का भी प्रयोग किया और स्मॉल लेटर का भी प्रयोग किया। कैपिटल लेटर में उन्होंने संकेताक्षर के रूप में ए, बी, सी, डी और ई, ये 5 अक्षरों का प्रयोग किया। उनका मतलब ए से था उष्णकटिबंधीय जलवायु, कैपिटल बी से था शुष्क या शीतोष्ण जलवायु, कैपिटल डी से था महाद्वीपीय जलवायु और ई से था ध्रुवीय जलवायु। इसके अलावा कैपिटल एस और कैपिटल डब्ल्यू भी है। कैपिटल एस जो है वो अर्ध मरुस्थलीय जलवायु को इंगित करता है और कैपिटल डब्ल्यू जो है वो मरुस्थलीय जलवायु को इंगित करता है। तो कोपेन ने जलवायु के वर्गीकरण हेतु 3 चर तापमान, वर्षा और वनस्पति का प्रयोग किया। उपरोक्त चरों को आधार मानकर उन्होंने भारत को 5 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। इसको व्यक्त करने के लिए उन्होंने कैपिटल ए, बी, सी, डी और ई का प्रयोग किया। इसके बाद पुनः जो है वो वर्षा और तापमान के वितरण में मौसमी भिन्नता के आधार पर इस 5 मुख्य प्रकारों को उन्होंने अंग्रेजी के छोटे अक्षरों में विभाजित करके 9 उप प्रकार में विभाजित किया। मतलब कोपेन के अनुसार मुख्य जलवायु क्षेत्र 5 और उप जलवायु क्षेत्र जो हो गए वो टोटल 9 हो गए। उसमें जो है वो छोटे वर्णों के अक्षर में एम, डब्ल्यू, एस, एच, जी, एफ, सी, इन सभी वर्णों का प्रयोग किया। एक बार फिर से स्मॉल एम, स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल एस, स्मॉल एच, स्मॉल जी, स्मॉल एफ और स्मॉल सी का प्रयोग किया। इन्होंने भारतीय जलवायु को अलग अलग भागों में बांटा, जिसमें से कि 9 उप प्रकार इसमें दर्शाए गए हैं। भारतीय जलवायु को कोपेन के द्वारा 9 उप विभागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं, सबसे पहले की बात करते हैं तो कोपेन ने भारतीय जलवायु का सबसे पहला विभाजन किया लघु शुष्क ऋतु सहित मानसूनी जलवायु। इसको इन्होंने अंग्रेजी के कैपिटल ए, कैपिटल एम और कैपिटल डब्ल्यू में संकेत के रूप में प्रयोग किया। तो लघु शुष्क ऋतु सहित जो मानसूनी जलवायु है, ऐसी जलवायु जो है वो पश्चिम तटीय क्षेत्र में पाई जाती है, भारत के पश्चिम तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। इस क्षेत्र में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ग्रीष्म ऋतु में 250 से 300 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इस क्षेत्र के अंतर्गत, इस प्रकार के जलवायु के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में जो है वो मालाबार एवं कोंकण तट, गोवा के दक्षिणी एवं पश्चिमी घाट पर्वत का पश्चिमी ढाल, इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सारा का सारा जो है वो इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है लघु शुष्क ऋतु सहित मानसूनी जलवायु के अंतर्गत। दूसरा जो विभाजन उन्होंने किया वो था उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु प्रदेश। उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु प्रदेश, इसको उन्होंने कैपिटल ए और कैपिटल डब्ल्यू के द्वारा डिनोट किया। यह जलवायु जो है वो कोरोमंडल एवं मालाबार तटीय क्षेत्र के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश भाग में पाई जाती है। अर्थात यह जलवायु जो है वो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश भागों में पाई जाती है। यहाँ पर सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इस प्रकार के प्रदेश में ग्रीष्म काल में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से लगभग 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है और दक्षिणी पश्चिमी मानसून से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है और शीतकाल जो है वो सूखा रहता है।
कोपेन महोदय के द्वारा जो तीसरा जलवायु वर्गीकरण किया गया वो था शुष्क ग्रीष्म ऋतु, आर्द्र शीत एवं मानसूनी जलवायु। शुष्क ग्रीष्म ऋतु एवं आर्द्र शीत ऋतु वाली मानसूनी जलवायु, इसको उन्होंने कैपिटल ए और कैपिटल एस के द्वारा डिनोट किया। यह यहाँ पर जो है इस शुष्क ग्रीष्म ऋतु एवं आर्द्र शीत ऋतु मानसूनी वाली जलवायु जो है वहां पर शीतकाल में वर्षा होती है और ग्रीष्म काल जो है वो शुष्क रहता है। यहाँ शीत ऋतु में जो है वो उत्तर पूर्वी मानसून मतलब लौटते हुए मानसून से अधिकांश वर्षा होती है। वर्षा ऋतु की मात्रा शीतकाल में लगभग 75 से लेकर के 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं वो तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र या सीमावर्ती भाग इसके अंतर्गत शुष्क ग्रीष्म ऋतु आर्द्र शीत मानसूनी जलवायु के अंतर्गत ये क्षेत्र आते हैं, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र। इसके बाद कोपेन महोदय के द्वारा जो चौथा विभाजन किया गया उसमें चौथा विभाजन था आर्द्र शुष्क स्टेपी जलवायु। आर्द्र शुष्क स्टेपी जलवायु जो है उसको उन्होंने कैपिटल बी, कैपिटल एस, स्मॉल एच और स्मॉल डब्ल्यू के द्वारा डिनोट किया। अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु BSHW। यहाँ पर जो है वो ग्रीष्म काल में 30 से 40 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में जो है 30 से 40 नहीं 30 से 60, यहाँ पर ग्रीष्म काल में जो है वो 30 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है। शीत काल में यहाँ पर वर्षा नहीं होती है, मतलब यहाँ पर वर्षा का अभाव पाया जाता है। यहाँ पर स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसके अंतर्गत BSHW के अंतर्गत जो है वो मध्यवर्ती राजस्थान का क्षेत्र, मध्यवर्ती राजस्थान के अलावा पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र एवं पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया प्रदेश जो भी हैं वो सारे के सारे इस अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पांचवें की। तो पांचवा जो है वो कोपेन महोदय के द्वारा जो पांचवें जलवायु का बंटवारा किया गया है उसका नाम है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु को उन्होंने BWHW, इसमें कैपिटल B, कैपिटल W, स्मॉल h और स्मॉल w है। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु जो है इस यहाँ पर वर्षा जो है नाम मात्र का होता है। यहाँ पर वर्षा लगभग 30 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तापमान जो है वो उष्ण मरुस्थलीय जलवायु में इस क्षेत्र में तापमान अधिक रहता है और यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति कम पाए जाते हैं। कांटेदार मरुस्थलीय वनस्पति अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसका विस्तार उष्ण मरुस्थलीय जलवायु का जो विस्तार है वो गुजरात, हरियाणा का दक्षिणी भाग, ये क्षेत्र जो है और राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र, राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र, गुजरात और हरियाणा, ये क्षेत्र जो है वो उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के अंतर्गत आता है। अब हम लोग छठे की बात करते हैं। तो कोपेन महोदय के द्वारा जो जलवायु का विभाजन किया गया उसमें छठा था शुष्क शीत ऋतु की मानसूनी जलवायु। शुष्क शीत ऋतु की मानसूनी जलवायु, इसको उन्होंने कैपिटल C, स्मॉल w और स्मॉल g से डिनोट किया है। कैपिटल C, स्मॉल w और स्मॉल g से डिनोट किया है शुष्क शीत ऋतु की मानसूनी जलवायु को। इस प्रकार की जलवायु जो है वो गंगा के मैदान के अधिकांश भागों में पाया जाता है। पूर्वी राजस्थान, असम और मालवा के पठारी भागों में ये जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर शुष्क शीत ऋतु मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्र में गर्मी में तापमान जो है वो बढ़कर 40 सेंटीग्रेड तक हो जाता है, जो शीतकाल में 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। वर्षा यहाँ पर इस शुष्क शीत ऋतु वाले मानसूनी जलवायु में ग्रीष्म ऋतु में मुख्यतः होती है और शीतकाल जो है वो शुष्क रहता है। शीतकाल जो है वो शुष्क रहता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आठवें जलवायु प्रदेश की। तो आठवां जलवायु प्रदेश जो है वो उसका नाम है टुंड्रा प्रदेश जलवायु, टुंड्रा तुल्य जलवायु। टुंड्रा तुल्य जलवायु को जो है वो कोपेन महोदय ने कैपिटल E और कैपिटल T के द्वारा डिनोट किया है। यहाँ पर
टुंड्रा तुल्य जलवायु में जो है तापमान वर्ष भर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। शीतकाल में हिमपात के रूप में वर्षा होती है, मतलब बर्फबारी वहां पर अधिक होती है और हिम के रूप में वर्षा होती है। इस प्रदेश के अंतर्गत जो है वो उत्तराखंड का पर्वतीय क्षेत्र, कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का वो क्षेत्र आता है जो 3000 से लेकर के 5000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं 9वें जलवायु की, जो कि कोपेन के द्वारा जलवायु वर्गीकरण का अंतिम भाग है। ये 9वां जलवायु जो है वो ध्रुवीय तुल्य जलवायु में उन्होंने इसको विभाजित किया। ध्रुवीय तुल्य जलवायु को जो है उन्होंने कैपिटल ई के द्वारा डिनोट किया है। यहाँ पर इस क्षेत्र में जो है वो तापमान जो है वो वर्ष भर मतलब साल भर जो है वो 0 डिग्री से कम रहता है और इसका विस्तार जो है वो हिमालय के पश्चिमी और मध्यवर्ती भाग में पाया जाता है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार के जलवायु का विस्तार पाया जाता है। ये जलवायु क्षेत्र जो है वो 5000 से अधिक मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ये अंतिम जलवायु है जिसे हम लोग ध्रुवीय तुल्य जलवायु कहा जाता है। ये पूरा का पूरा 9 प्रकार है जिसको कोपेन महोदय के द्वारा भारतीय जलवायु को विभाजित किया गया था। अब हम लोग बात करते हैं भारतीय मानसूनी की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में कि भारतीय मानसून की उत्पत्ति से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत हैं। भारतीय मानसून की उत्पत्ति से संबंधित जो है वो मुख्य 4 सिद्धांत हैं। 4 सिद्धांत में सबसे पहला सिद्धांत है तापीय सिद्धांत, दूसरा है विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत, तीसरा है जेट स्ट्रीम सिद्धांत और चौथा है अल नीनो सिद्धांत। अब हम लोग इस भारतीय मानसून के उत्पत्ति से संबंधित चारों सिद्धांत तापीय सिद्धांत, विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत, जेट स्ट्रीम सिद्धांत और अल नीनो सिद्धांत के बारे में एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं तापीय सिद्धांत, भारतीय मानसून की उत्पत्ति के संबंध में तापीय सिद्धांत के बारे में। तापीय सिद्धांत जो है वो इस सिद्धांत के अनुसार मानसूनी पवन की उत्पत्ति का मुख्य कारण जो है वो ताप है, मतलब कि उष्मा है। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें जो है वो उत्तरी गोलार्ध में लंबवत पड़ती है। इससे यहाँ पर एक वृहत निम्न दाब का निर्माण होता है। इस निम्न दाब के कारण उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें जो है वो अनुपस्थित हो जाती है, जो कि 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच वर्ष भर चलती रहती है। मतलब इस सिद्धांत के अनुसार जो है वो उत्तरी गोलार्ध में लंबवत पड़ती रहती है सूर्य की किरणें शीत ऋतु में। सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में लंबवत पड़ने के कारण वृहत सा एक निम्न दाब का निर्माण होता है और इस निम्न दाब के कारण जो है उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें जो है वो अनुपस्थित हो जाती है और ये उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें जो है वो 5 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच में ये चला करती है। ये उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन जो है वो चलती है, वर्ष भर चलती रहती है, 5 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों के बीच चलता रहता है। तो तापीय विषुवत रेखा उत्तर की ओर खिसक जाती है। इस कारण उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें जो है वो विषुवत रेखा को पार करके उत्तरी गोलार्ध में आ जाती है। अब हम लोग बात करते हैं कि फेरल के नियम के अनुसार जो है वो उत्तरी गोलार्ध में आने पर ये पवनें उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन जो है वो पवन दाहिनी ओर अर्थात उत्तर पूर्व की ओर मुड़ जाती है और संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर प्रवाहित होने लगती है। चूंकि ये पवन जो है वो लंबी समुद्री यात्रा करके आ रही होती है, अतः ये जलवाष्प युक्त होती है, अर्थात समुद्री यात्रा करने के कारण ये जो है वो जलवाष्प युक्त है। समुद्र से ये जो है वो जलवाष्प ग्रहण करके आगे बढ़ती रहती है। मानसूनी पवन जो है वो दक्षिण पश्चिम भाग में विभाजित होकर भारतीय उपमहाद्वीप में 2 वर्षा ऋतु लाती है। 2 प्रकार की वर्षा ऋतु लाती है। प्रथम जो है वो अरब सागर की शाखा से लाती है। अरब सागर की शाखा के द्वारा पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर
और दूसरा जो है वो बंगाल की खाड़ी शाखा के द्वारा। तो बंगाल की खाड़ी के शाखा के द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उत्तरी पूर्वी भारत में जो है वो इस उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के द्वारा जो वर्षा ऋतु लाई जाती है उससे भारत में उत्तर पूर्वी भारत में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इन दोनों जगहों पर अधिक वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा जो है वो उत्तर पश्चिम भारत में निम्न दाब के क्षेत्र की ओर बढ़ती जाती है, जिससे पूर्व से पश्चिम की ओर जलवाष्प की मात्रा में कमी के साथ ही वर्षा के मात्रा में भी कमी होती जाती है। शीत ऋतु में सूर्य की किरण मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। इससे भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की तुलना में अधिक ठंडा होने के कारण उच्च दाब क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। दूसरी ओर जब हम देखते हैं तो अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब का निर्माण होता है। इस कारण मानसूनी पवनें विपरीत दिशा में उच्च दाब क्षेत्र से लेकर निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहने लगती है। शीत ऋतु में जब उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन पुनः चलने लगती है तो ये पवनें उत्तर पूर्वी मानसून को लेकर के आती है और बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करके ये तमिलनाडु के तट पर वर्षा करती है। तो ये सिद्धांत जो है वो तापीय सिद्धांत आपका है। इस तापीय सिद्धांत में हम लोगों ने ये देखा है। इसके बाद मानसून की उत्पत्ति से संबंधित दूसरा सिद्धांत जो है वो है विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत या प्रति विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत। विषुवतीय या प्रति विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत। इस सिद्धांत का जो है प्रतिपादन फ्लोन महोदय के द्वारा किया गया था। इसके अनुसार विषुवतीय पछुआ पवन ही दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन है। विषुवतीय पछुआ पवन ही दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवन है, जिसकी उत्पत्ति जो है वो ITCZ के कारण होता है। ITCZ अब क्या होता है ये हम लोग जानते हैं। ITCZ एक निम्न दाबीय पट्टी होती है जो पृथ्वी के चारों ओर सामान्यतः विषुवत रेखा के चारों ओर स्थित है। वस्तुतः यह एक दोलायमान पट्टी होती है। ITCZ वह क्षेत्र होता है जहां उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें मिला करती है। दोनों पवनें के मिलने से विषुवतीय पछुआ पवन की उत्पत्ति होती है। तो ये इसे हम लोग ITCZ कहते हैं। इसके फिर से हम लोग चलते हैं पछुआ पवन सिद्धांत पर। इसमें जो है वो फ्लोन महोदय ने जो है मानसून की उत्पत्ति हेतु तापीय प्रभाव को प्रमुख माना है। ग्रीष्म काल में तापीय विषुवत रेखा के उत्तरी खिसकाव के कारण ITCZ विषुवत रेखा के उत्तर में होता है। विषुवतीय पछुआ पवन अपनी दिशा संशोधित करते हुए भारतीय उपमहाद्वीप पर बने निम्न दाब की ओर प्रवाहित होने लगती है। यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून को जन्म देती है। शीत ऋतु में ये सूर्य की दक्षिणायन होने पर निम्न दाब क्षेत्र उच्च दाब क्षेत्र में बदल जाता है तथा उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें जो है वो पुनः चलने लगती है। तो ये हो गया विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत, जिसमें फ्लोन महोदय ने ताप को ही एक प्रमुख कारण माना है। अब तीसरा सिद्धांत जो है वो मानसून की उत्पत्ति से वो है जेट स्ट्रीम सिद्धांत। मानसून की उत्पत्ति का जेट स्ट्रीम सिद्धांत। इस सिद्धांत का जो है वो प्रतिपादन येस्ट महोदय के द्वारा किया गया था। इस जो है वो जेट स्ट्रीम सिद्धांत का जो है प्रतिपादन जो है वो येस्ट महोदय के द्वारा किया गया था। जेट स्ट्रीम जो है ऊपरी वायुमंडल में 9 से 18 किलोमीटर के बीच चलने वाली एक अति तीव्र गति की वायु प्रवाह प्रणाली होती है। ये अति तीव्र गति से चलती है। इसकी सबसे अधिक गति जो है जेट स्ट्रीम की वो मध्य भाग में होती है। उसका गति मध्य भाग में जो है वो लगभग 340 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये हवाएं पृथ्वी के ऊपर एक आवरण का कार्य करती है जो निम्न वायुमंडल के मौसम को प्रभावित करती है। इसके अलावा भारत में आने वाले दक्षिणी पश्चिमी मानसून का संबंध जो है वो उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम से है। यह उष्ण पूर्व जेट स्ट्रीम 8 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य चलती है। उत्तर पूर्वी मानसून का संबंध कहने का मतलब है शीतकालीन मानसून उपोष्ण पश्चिमी पछुआ जेट स्ट्रीम से है और यह जो है वो 20 से 35 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के मध्य चला करता है। उत्तरी और दक्षिणी मध्य अक्षांश के बीच चला करता है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं मानसून की उत्पत्ति से संबंधित
चौथा सिद्धांत का। मानसून की उत्पत्ति से संबंधित चौथा सिद्धांत है अल नीनो सिद्धांत। अल नीनो सिद्धांत जो है वो अल नीनो धारा पर आधारित है, जिसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस हम लोग इससे पहले भी किए हैं। अब इसको हम लोग विस्तार से देखते हैं। लगभग 3 से लेकर के 8 वर्ष के अंतराल पर महासागर तथा वायुमंडल की सामान्य दशा में एक विशिष्ट परिवर्तन होता रहता है। इसकी शुरुआत जो है वो पूर्वी प्रशांत महासागर के पेरू तट से होती है। पेरू तट पर हम्बोल्ट या पेरू की ठंडी धारा प्रवाहित होती है। यह धारा दक्षिणी अमेरिकी तट से दूर की ओर प्रवाहित होती है, मतलब दक्षिण के अमेरिका का जो तट है उससे बाहर की ओर प्रवाहित होती है। हम्बोल्ट जलधारा की विशेषता है कि यह शीतल जल का गहराई से ऊपर की ओर आना है, मतलब शीतल जल को यह गहराई से ऊपर की ओर लेकर के आती है हम्बोल्ट जलधारा। विषुवत रेखा के पास यह दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा के रूप में प्रशांत महासागर के आर पार पश्चिम की ओर मिल जाती है। एल नीनो जो है वो पेरू के तट पर उत्पन्न होने वाली एक छोटी जलधारा है। एल नीनो जो है वो पेरू के तट पर उत्पन्न होने वाली एक छोटी गर्म धारा है, गर्म जलधारा है। एल नीनो गर्म जलधारा है, पेरू जो है वो ठंडी जलधारा है। एल नीनो की हम लोग बात कर रहे हैं अभी, तो एल नीनो जो है वो पेरू के तट पर उत्पन्न होने वाली एक छोटी गर्म जलधारा है जो 25 दिसंबर के आसपास उत्पन्न होती है। और इसी 25 दिसंबर के आसपास उत्पन्न होने के कारण इसे ईसा का शिशु भी कहा जाता है। एल नीनो के आने के साथ ही ठंडे पानी का गहराई से ऊपर आना बंद हो जाता है। चूंकि एल नीनो एक गर्म जलधारा है, इसी कारण ऊपर ठंडा का पानी गहराई से ऊपर आना बंद हो जाता है एवं ठंडे पानी का स्थान पश्चिम से आने वाली गर्म जलधारा ले लेती है। इससे पेरू की ठंडी जलधारा का जो है वो तापमान बढ़ जाता है। इस गर्म जल के प्रभाव से दक्षिण विषुवतीय गर्म जलधारा का तापमान बढ़ जाता है। चूंकि दक्षिणी विषुवतीय जलधारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, अतः संपूर्ण मध्य प्रशांत महासागर का जल गर्म हो जाता है तथा वहां पर निम्न दाब का निर्माण होता है। जब कभी इस निम्न दाब का विस्तार हिंद महासागर के पूर्वी मध्यवर्ती क्षेत्र तक होता है तो यह भारतीय मानसूनी की दशा को परिवर्तित कर देता है। इस निम्न दाब की तुलना में भारतीय उपमहाद्वीप के स्थलीय भाग पर बना निम्न दाब तुलनात्मक रूप से कम होता है। अतः अरब सागर में उच्च दाब क्षेत्र से हवा का प्रवाह दक्षिण पूर्वी हिंद महासागर की ओर होने लगता है। इससे भारतीय उपमहाद्वीप में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके विपरीत की बात करते हैं तो इसके विपरीत जब एल नीनो धारा का प्रभाव मध्यवर्ती प्रशांत महासागर तक सीमित रहता है तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवन का मार्ग बाधित नहीं होता है और भारत में भारी मात्रा में वर्षा होती है। तो जब एल नीनो आएगा तो हम लोग देखते हैं कि भारत में वर्षा की मात्रा कम हो जाती है और सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके विपरीत हम लोग बात करते हैं ला नीनो की। इसका विपरीत स्थिति, एल नीनो का विपरीत स्थिति जो है उसे हम लोग ला नीनो कहते हैं। यह जो है वो अति ठंडी जलधारा है, मतलब प्रचंड ठंडी जलधारा है जो ध्रुवीय दिशा से विषुवत रेखा की ओर पेरू तट पर उत्पन्न होती है। यह भी पेरू तट पर ही उत्पन्न होती है और यह ठंडी जलधारा है। एल नीनो गर्म जलधारा थी और ला नीनो जो है वो ठंडी जलधारा है। इसे प्रतिसागरीय धारा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसका जो है उत्पन्न जो है वो पश्चिमी प्रशांत महासागर में उस समय होता है जब पूर्वी प्रशांत महासागर में एल नीनो का प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो एल नीनो की हम लोग बात कर रहे थे तो उससे भारत में सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है और ला नीनो जब प्रभावशाली होता है तो उस समय भारत में पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। इसका उदाहरण हम लोग ये देखते हैं कि वर्ष 1988 ईस्वी में जो है वो भारत, बांग्लादेश और चीन, ये 3 देश में जो है वो ला नीनो के अधिक प्रभावशाली होने के कारण यहाँ पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अब हम लोग इसके आगे बात करते हैं ऋतु। तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि जलवायु किसे कहते हैं, जलवायु को नियंत्रित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, भारतीय जलवायु को कौन कौन सी अवधारणाएं प्रभावित करती है, कौन कौन सी चीज प्रभावित करती है भारतीय जलवायु को। इसके बाद हम लोगों ने भारतीय
जलवायु को कोपेन महोदय के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है उसको देखा। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि भारतीय मानसूनी जलवायु के उत्पत्ति के कौन कौन सी सिद्धांत है, जिसमें तापीय सिद्धांत, विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत, जेट स्ट्रीम सिद्धांत, अल नीनो सिद्धांत, और ये सारा का सारा चारों सिद्धांत हम लोगों ने देखा। अल नीनो सिद्धांत में ही अल नीनो के अलावा हम लोगों ने ला नीनो के बारे में भी जाना। अब हम लोग बढ़ते हैं भारत की ऋतु के बारे में। ऋतु के बारे में देखते हैं। मानसूनी जलवायु की विशेषता जो है वो एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है। इस विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप को ही ऋतु कहा जाता है। भारतीय मानसून की जलवायु जो है वो एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप है और इस विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप को ही हम लोग ऋतु कहते हैं। भारतीय परंपरागत अनुसार, परंपरा के अनुसार जो पुराने समय से चला आ रहा है, उस परंपरा के अनुसार एक वर्ष को द्विमासिक ऋतुओं में बांटा गया है। मतलब हर 2 महीने की एक ऋतु, मतलब हर 2 महीने पर एक ऋतु है। तो परंपरागत अनुसार, परंपरा के अनुसार, पुराने जो परंपरागत अनुसार है उसके अनुसार भारतीय ऋतुओं को 6 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला देखते हैं बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। ये 6 ऋतु हैं जो परंपरागत रूप से चलता आ रहा था। तो ये 6 ऋतु कौन कौन से महीने में आते हैं? हिंदी महीने के अनुसार हम लोग जानते हैं, भारतीय हिंदी महीने के अनुसार कि कौन कौन सी ऋतुएं कौन कौन से महीने में होती थी, और अंग्रेजी महीने के अनुसार ये मौसम कौन कौन सी महीने में होती थी। सबसे पहला हम लोग बात करते हैं बसंत ऋतु की। तो बसंत ऋतु जो है वो हिंदी महीने के अनुसार चैत्र और बैसाख में होता है, और अंग्रेजी महीने के अनुसार ये मार्च और अप्रैल में इसका विस्तार होता है। इसके बाद दूसरा ऋतु है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु जो है वो हिंदी भारतीय महीने के अनुसार जेठ और आषाढ़ में होता है, और अंग्रेजी महीने के अनुसार मई और जून में रहता है। तीसरा है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु जो है हिंदी महीने के अनुसार श्रावण और भादो में स्थित होता है, और यह अंग्रेजी महीने के अनुसार जुलाई और अगस्त में स्थित रहता है। इसके बाद चौथे की बात करते हैं। तो चौथा है शरद ऋतु। ये भारतीय महीने के अनुसार अश्विन और कार्तिक में विस्तार रहता है, और अंग्रेजी महीने के अनुसार सितंबर और अक्टूबर में स्थित होता है। इसके बाद पांचवें की बात करते हैं। तो हेमंत ऋतु है। हेमंत ऋतु जो है वो मार्गशीर्ष और पौष में हिंदी भारतीय महीने के अनुसार, और अंग्रेजी महीने के अनुसार नवंबर और दिसंबर में इसका विस्तार पाया जाता है। इसके बाद लास्ट छठा है शिशिर ऋतु। ये माघ और फागुन हिंदी महीने के अनुसार, और जनवरी फरवरी अंग्रेजी महीने के अनुसार इसका विस्तार भारतीय क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये 6 ऋतुएं हैं जो परंपरागत रूप से बनी हुई है। 6 ऋतुओं में बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर, ये 6 ऋतुएं भारतीय परंपरागत ऋतुओं का बंटवारा है। अब हम लोग मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा जो भारतीय ऋतुओं को बंटवारा किया गया है उसके बारे में देखते हैं। तो मौसम वैज्ञानिक ने जो है वो ऋतुओं को, भारतीय ऋतुओं को 4 भागों में बांटा है। पहला भाग देखते हैं। तो पहला भाग ये है कि शीत ऋतु, दूसरा है ग्रीष्म ऋतु, तीसरा है वर्षा ऋतु, चौथा है शरद ऋतु। पहला जो है वो शीत ऋतु जो है वो 15 दिसंबर से लेकर के 15 मार्च तक इसका विस्तार पाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु जो है वो 16 मार्च से लेकर के 15 जून तक पाया जाता है। इसके बाद वर्षा ऋतु या दक्षिण पश्चिमी मानसून ऋतु जो है वो 16 जून से 15 सितंबर के बीच पाया जाता है। और चौथा है शरद ऋतु, मानसून की वापसी या मानसून का प्रत्यावर्तन ऋतु। ये समय जो है इसका 16 सितंबर से लेकर के 14 दिसंबर के बीच है। अब भारतीय मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा जो 4 ऋतुओं को बांटा गया है पूरे देश में, उसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। चलिए पहले की शुरुआत करते हैं। तो पहला है शीत ऋतु। पहला हम लोगों ने देखा है शीत ऋतु, जो इसका काल जो होता है वो 15 दिसंबर से लेकर के 15 मार्च तक होता है। 15 दिसंबर से लेकर के 15 मार्च तक जो काल होता है वो शीत ऋतु के अंतर्गत आता है। इस प्रकार के अधिकांश भाग में जो है वो महाद्वीपीय पवनें चलती है, जो कि पाकिस्तान में पेशावर के सीमावर्ती क्षेत्र से भारत में प्रवेश करती है। इसका सबसे प्रमुख प्रभाव यह होता है कि उत्तर भारत में कम तापमान, मतलब कि 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जाता है,
ज्यों ज्यों यह उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते जाते हैं, सागरीय समीपता और उष्णकटिबंधीय स्थिति के कारण तापमान बढ़ता जाता है। जनवरी में चेन्नई और कोझिकोड का तापमान जो है वो 24 से लेकर के 25 डिग्री के आसपास, 24 से लेकर के 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। वहीं उत्तर के विशाल में मैदान में यह विस्तार जो है वो 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में तो रात में जो है वो तापमान बहुत अधिक गिर जाता है और यह हिमांक से नीचे भी चला जाता है, जो कि 0 डिग्री से कम होता है। इस ऋतु में भूमध्य सागरीय क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले शीतोष्ण चक्रवाती के ईरान और पाकिस्तान को पार करते हुए भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में पहुंच जाने के कारण जम्मू कश्मीर, पश्चिमी पंजाब तथा राजस्थान के क्षेत्र में कुछ वर्षा होती है। यह माना जाता है कि इन भागों में इस समय की वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। यद्यपि लेकिन यह वर्षा जो है बहुत कम मात्रा में होती है, किंतु ये वर्षा जो है वो रबी के फसल के लिए अधिक लाभकारी सिद्ध होता है, अधिक लाभदायक होता है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में इस अवदाब के कारण बड़ी मात्रा में हिमपात भी होता है। इसके समाप्त हो जाने के बाद प्रायः उत्तर भारत में शीतलहर का प्रभाव आ जाता है। शीत ऋतु में तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर कुछ वर्षा प्राप्त होती है, जिस कारण उत्तर पूर्वी मानसून पवनों का लौटते समय बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरते हुए आर्द्रता ग्रहण कर लेता है। चूंकि तापमान एवं वायुदाब में विपरीत संबंध होता है, अतः शीतकाल में उत्तर भारत में उच्च वायुदाब तथा दक्षिण भारत में निम्न वायुदाब स्थापित हो जाता है। इस काल में होने वाली वर्षा जो है वो भारत के में होने वाली कुल वर्षा के मात्र 2% है। इस काल में जो वर्षा होती है वो शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो लौटते हुए मानसून से होती है, कोरोमंडल तट पर होती है, तमिलनाडु में होती है, और पूरे वर्षा का पूरा जो भारत में वर्षा होती है उसका 2% होता है। इसके बाद दूसरा हम लोग देखते हैं कि ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु का काल जो है वो 16 मार्च से लेकर के 15 जून तक होता है। भारत में ग्रीष्म ऋतु का काल जो है वो 16 मार्च से लेकर के 15 जून तक होता है। इस समय सूर्य भूमध्य रेखा से कर्क रेखा की ओर बढ़ती रहती है, जिससे देश में तापमान में वृद्धि होने लगती है। इस समय सूर्य को कर्क रेखा की ओर अग्रसर होने के साथ साथ तापमान की अधिकतम बिंदु भी क्रमशः दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता जा रहा है और मई के अंत में देश के उत्तर पश्चिमी भाग में यह तापमान 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये पहुंच जाता है। ग्रीष्म ऋतु में मानसून के आगमन से पूर्व जो है वो पश्चिम तटीय मैदान में भी कुछ वर्षा होती है, जिसे हम लोग मैंगो सावर के नाम से जानते हैं। आगमन से पूर्व पश्चिम तटीय मैदान में कुछ वर्षा होती है, जिसे हम लोग मैंगो सावर के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त असम और पश्चिमी बंगाल में भी पश्चिम बंगाल एवं असम में भी तीव्र एवं आर्द्र हवाएं चलती है, जिससे गरज के साथ वर्षा होती है। यह वर्षा असम में चाय वर्षा के नाम से जानी जाती है। इन हवाओं को नार्वेस्टर और काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। तो एक हो गया मैंगो सावर या आम्र बौछार उसे हम लोग कहते हैं। दूसरा चाय वर्षा जो कि असम में होती है। और मैंगो सावर कहाँ होती है? मैंगो सावर असम और पश्चिम बंगाल में होती है। यह वर्षा जो है वो मानसून पूर्व वर्षा कहलाती है। उत्तर पश्चिमी भारत में के शुष्क भाग में इस समय चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं जो होती है वो लू के नाम से जानी जाती है। गर्म और शुष्क हवाएं जो होती है उसे लू के नाम से जानते हैं हम लोग। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रायः शाम के समय धूल भरी आंधी चलती है, जिस कारण दृश्यता कम हो जाती है। धूल की प्रकृति एवं रंग के आधार पर इन्हें काली पीली आंधी भी कहा जाता है। सामुद्रिक प्रभाव के कारण दक्षिणी भारत में इस गर्म पवन तथा आंधियों का प्रभाव अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये है आपका ग्रीष्म ऋतु, जो कि भारतीय ऋतु का दूसरा भाग है। अब हम लोग देखते हैं तीसरा भाग, वर्षा ऋतु या दक्षिणी पश्चिमी मानसून का काल।
ये जो है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून या वर्षा ऋतु का काल जो है वो 16 जून से लेकर के 15 सितंबर के बीच पाया जाता है, जब संपूर्ण देश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाएं जो है वो प्रभावी होती है। उसी समय को हम लोग वर्षा ऋतु कहते हैं। इस समय उत्तर पश्चिमी भारत में ग्रीष्म ऋतु में बना निम्न वायुदाब का क्षेत्र अधिक तीव्र एवं व्यवस्थित होता है। इस निम्न वायुदाब के कारण दक्षिण पूर्वी सन्मार्गी हवा जो दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा से भूमध्य रेखा को पार करती है, भारत की ओर आकृष्ट होती है, मतलब भारत की ओर आती है तथा भारतीय प्रायद्वीप से लेकर के बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर की ओर यह बढ़ता चला जाता है। समुद्री भागों में आने के कारण आर्द्रता से प्रयुक्त होता है ये हवाएं। ये पवन अचानक जो है वो भारतीय परिसंचरण तंत्र से घिरकर दो शाखाओं में बंट जाती है तथा प्रायद्वीपीय भारत एवं म्यांमार की ओर तेजी से बढ़ती जाती है। तो ये जो हवाएं दो शाखाओं में बढ़ती है, वो पहला है बंगाल की खाड़ी शाखा और दूसरा जो है वो अरब सागर की शाखा है। पहला है बंगाल की खाड़ी की शाखा और दूसरा है अरब सागर की शाखा। बंगाल की खाड़ी का मानसून दक्षिणी हिंद महासागर की अस्थायी पवन की वह शाखा है जो भूमध्य रेखा को पार करके भारत में पूर्व की ओर प्रवेश करती है, जो भूमध्य रेखा को पार करके भारत में पूर्व की ओर प्रवेश करती है। इसके द्वारा सबसे पहले म्यांमार के अराकान योमा और पीगू योमा पर्वत से टकरा करके तीव्र वर्षा करती है। इसके बाद ये पवन सीधे उत्तर दिशा की ओर मुड़ करके गंगा डेल्टा वाले क्षेत्र से होकर के गारो खासी पहाड़ी तक पहुंच जाती है तथा लगभग 1500 मीटर की ऊंचाई तक उठ करके मेघालय के चेरापूंजी तथा मासिन राम स्थान पर घनघोर वर्षा करती है। खासी पहाड़ी के पार करने के बाद यह शाखा दो भाग में बढ़ जाती है। एक शाखा हिमालय पर्वत के सहारे उसके तराई क्षेत्र में घनघोर वर्षा करती है, जबकि दूसरी शाखा जो है वो असम की ओर चली जाती है। इन पवनों की शुष्कता के कारण इसका स्थानीय स्थलीय पवनों से मिलान हो जाता है, वो जाकर के स्थानीय स्थल पवन से मिल जाता है। दूसरी शाखा जो है वो अरब सागर की शाखा है। अरब सागर की शाखा जो है वो भूमध्य रेखा के दक्षिण से आने वाली अस्थायी पवन जब मानसून के रूप में अरब सागर की ओर बढ़ने लगती है तो सबसे पहले पश्चिमी घाट पहाड़ से जाकर के टकराती है और लगभग 900 से लेकर के 2100 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ने के कारण आर्द्र पवनें संपृक्त होकर पश्चिम तटीय मैदान भाग में तीव्र वर्षा करती है। पश्चिमी घाट पर्वत को पार करके समय इसकी शुष्कता में वृद्धि हो जाती है, जिस कारण दक्षिणी पठार पर इससे बहुत ही कम मात्रा में वर्षा प्राप्त होती है तथा यह क्षेत्र जो है वो वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। अरब सागरीय मानसून की एक शाखा मुंबई के उत्तर में नर्मदा तथा ताप्ती नदी की घाटी में प्रवेश करके छोटा नागपुर के पठार पर वर्षा करती है और बंगाल की खाड़ी में मानसून से जाकर के मिल जाती है। इसकी दूसरी शाखा जो है वो सिंधु नदी की डेल्टा से आगे बढ़कर राजस्थान के मरुस्थल से होकर के सीधे हिमालय से जाकर के टकराती है। राजस्थान में इसके मार्ग में कोई अवरोधक न होने के कारण वर्षा एकदम अभाव पाया जाता है, क्योंकि अरावली पर्वत इसके समानांतर पाया जाता है। तो ये जो है वो वर्षा ऋतु या दक्षिणी पश्चिमी मानसून का पूरा वर्णन है, जिसमें बंगाल की खाड़ी शाखा और अरब सागर की शाखा के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। अब चौथा ऋतु जो है वो है हमारा शरद ऋतु या मानसून की वापसी की ऋतु या फिर मानसून के प्रत्यावर्तन का काल। इस शरद ऋतु का जो काल है वो 16 सितंबर से लेकर के 14 दिसंबर के बीच पाया जाता है, जो कि मानसून के पवन के प्रत्यावर्तन का काल होता है, मतलब वापस जाने का काल होता है। वर्षा ऋतु के पश्चात जब मानसूनी पवनें लौटने लगती है तो देश के उत्तरी पश्चिमी भाग में तापमान तेजी से कम होने लगता है। अक्टूबर के अंत तक वर्षा की तीव्रता प्रायः कम होने लगती है और अक्टूबर के अंत तक गंगा के डेल्टा क्षेत्र तथा नवंबर के प्रारंभ में दक्षिण भारत को भी ये छोड़ देता है। मानसून के पीछे हटने या उसके प्रत्यावर्तन हो जाने के कारण आसमान एकदम साफ हो जाता है और तापमान में जो है वो पुनः से दोबारा से वृद्धि होने लगती है। इस समय जो है वो आर्द्रता इतनी अधिक बढ़ जाती है कि लोगों को उमस का सामना करना पड़ता है और हमारे देश में ये उमस जो है वो आपका अक्टूबर की गर्मी के नाम से या क्वार के नाम से या क्वार उमस के नाम से जाना जाता है।
क्वारउमस के नाम से ये जाना जाता है। जो मानसून लौटने के बाद तीव्र तापमान में जो वृद्धि होती है उसके बाद का समय जो है वो। इस स्थिति के बाद जो है वो उत्तरी भारत में तापमान तेजी से घटता है तथा दिसंबर तक सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण शीत ऋतु का आगमन हो जाता है। इस समय उत्तर भारत में निम्न वायुदाब केंद्र खिसककर बंगाल की खाड़ी की ओर चला जाता है। यह जो है पुनः बंगाल की खाड़ी में चक्रवात उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी हो जाता है और ये चक्रवात कृष्णा गोदावरी और गोदावरी नदी के डेल्टाई भाग में तीव्रता से प्रवेश करके जनधन को काफी हानि पहुंचाती है। इस ऋतु में लौटते हुए मानसून के बंगाल के खाड़ी से गुजरने के कारण उसमें कुछ आर्द्रता आ जाती है और जब ये तमिलनाडु के तट से टकराती है तो वहां वर्षा कर देती है। तो ये क्षेत्र जो है यहाँ पर लौटते हुए मानसून से भी वर्षा होती है। लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु के क्षेत्र में कुछ मात्रा में वर्षा होती है। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग ये चारों ऋतु देख लिए। अब मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार जो है वो 4 ऋतुएं, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु या दक्षिणी पश्चिमी मानसून ऋतु और चौथा जो था वो शरद ऋतु या मानसून की वापसी का ऋतु। अब हम लोग लास्ट में सबसे अंतिम में ये देखते हैं कि देश में वर्षा का वितरण किस किस प्रकार का है। तो देश में वर्षा का वितरण जो है वो उसको 4 भागों में हम लोग बांटते हैं। पहला है अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, दूसरा है साधारण वर्षा वाला क्षेत्र, तीसरा है न्यून वर्षा वाला क्षेत्र और चौथा है अपर्याप्त वर्षा वाला क्षेत्र। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों की। तो अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं उस क्षेत्र में भारत में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इसका विस्तार जो है पश्चिमी घाट पर्वत का पश्चिमी तटीय क्षेत्र, हिमालय पर्वतमाला का दक्षिणी भाग, इसके बाद असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल का उत्तरी भाग, पश्चिमी तट का कोंकण प्रदेश, मालाबार प्रदेश और दक्षिणी किनारा तट, इसके अलावा मणिपुर और मेघालय। ये जो है वो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इसी क्षेत्र में अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, इसी में विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो कि हमारे देश में ही स्थित है, मासिनराम है, वो इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब दूसरे की हम लोग बात करते हैं। दूसरा है हमारा साधारण वर्षा वाला क्षेत्र। साधारण वर्षा वाले क्षेत्र में जो है वो औसत वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। यह मानसूनी वन प्रदेश का क्षेत्र है। इसके अंतर्गत पश्चिमी घाट का पूर्वोत्तर ढाल, पश्चिमी बंगाल का क्षेत्र और उड़ीसा, बिहार, इसके अलावा जो है वो उत्तर प्रदेश एवं तराई का क्षेत्र, उसके अलावा पंजाब और जम्मू कश्मीर का क्षेत्र पाया जाता है। इस क्षेत्र में वर्षा की विषमता पाई जाती है जो कि 15 से लेकर के 20% तक होती है। अतिवृष्टि और अनावृष्टि के कारण फसल को बहुत हानि होती है। इस क्षेत्र में साधारण वर्षा वाले क्षेत्र जो हैं वो कभी यहाँ पर अधिक वर्षा हो जाती है तो कभी सूखा पड़ जाता है, इसीलिए यहाँ पर जो है वो यहाँ पर फसलों को अधिक नुकसान पहुँचता है। इसके बाद तीसरा है न्यून वर्षा वाला क्षेत्र। न्यून वर्षा वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा जो है वो 50 से लेकर के 100 सेंटीमीटर के बीच पाया जाता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश, दक्षिण का पठारी भाग, गुजरात, उत्तर एवं दक्षिणी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी पंजाब, हरियाणा और दक्षिणी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आता है। इसके बाद चौथा और अंतिम है अपर्याप्त वर्षा का क्षेत्र। अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रों में जो है वो वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। इस क्षेत्र में जो है वो इसके अंतर्गत कच्छ, पश्चिमी राजस्थान और लद्दाख का क्षेत्र आता है। तो यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है और यहाँ पर बिना सिंचाई के कृषि कार्य संभव नहीं हो पाता है। तो ये रहा आपका देश के में वर्षा का वितरण। देश में वर्षा में 4 भागों में अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, साधारण वर्षा वाला क्षेत्र, न्यून वर्षा वाला क्षेत्र और अपर्याप्त वर्षा वाला क्षेत्र। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा भारतीय जलवायु और उससे संबंधित सारा तथ्य। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत अधिक उपयोगी साबित होगा।
आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भारत का भूगोल सीरीज के अगले चैप्टर को देखेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।